से इवनिंग से हूँ। उम्र अच्छा, ठीक हो गया। चलो ठीक है, फिर जो मैं आपको पॉइंट लिखवा रही हूँ पेंसिल कॉपी पास रख लो अपने, और जो पॉइंट्स मैं आपको लिखवा रही हूँ मैं चैप्टर वाइज करती हूँ। और मुझे नहीं पता है कि एमएस इवनिंग ने और BS7 इवनिंग ने जो है कहाँ से किया, लेकिन मैंने तो उनको बुक से करवाया है, और जो मैंने पेपर बनाया है वो मैंने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक से बनाया। मैम ठीक जी है, तो मैं आपको 5 मिनट तक लिखाइएगा, हम रजिस्टर कॉपी ले लें। चलो ले लो शाबाश। 5 मिनट नहीं, 5 सेकंड भी नहीं, 1 मिनट। मैम जी 2 मिनट कर दें। करें मैम। नहीं, 2 कॉपी पड़ी हुई मैम जी तुम्हारी। 10 मिनट तो फिर चाहिए ना हमें पेंसिल कॉपी लेने के कागज लिए। बनाने मैम, उसने कागज तैयार कर लेना। जी मैम जी स्टार्ट करें। चलो ठीक हो गया। अच्छा, अब ये है चैप्टर वाइज मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसको। जैसे चैप्टर 1 है ना, इसमें तो आपको इसका बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या हैं, और इसकी जो एप्लीकेशंस वगैरह क्या है ना। इसमें फिर आपके पास सारी की सारी आपकी कैटेगरी आ जाती है, क्लासिफिकेशन आ जाती है। मतलब आपकी ये इक्वेशन है, वेव इक्वेशन है, या लैपलेस इक्वेशन है, 2 डायमेंशनल है, 1 डायमेंशनल है। ठीक हो गया। इसके अलावा इसमें जब आपकी आ गई लीनियर है, नॉन लीनियर है, और ऑर्डर और डिग्री वगैरह। इसके अलावा आपका होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है। फिर इसके बाद इसमें आपके पास आ जाते हैं इसके सॉल्यूशंस। तो जैसे कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ हो तो उसका आप लोगों ने सॉल्यूशन, उसकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनानी है ना, फॉर्मुलेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि वहाँ पे 1 मिनट का टाइम है, तो इतना टाइम नहीं होगा तुम लोगों के पास कि तुम लोग जो है ना वो ईच एंड एवरी ऑप्शन को लेकर तो सॉल्व करने दें। ठीक है ना। तो एक आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो हमारी फर्स्ट ऑर्डर की है तो उसमें कितने कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व होंगे, या अगर वो एक्स वेरिएबल की फॉर्म में है तो जो कांस्टेंट होगा वो y की फॉर्म में होगा, या वो अगर y वेरिएबल की फॉर्म में है तो उसका जो कांस्टेंट है वो x वेरिएबल की फॉर्म में होगा। तो दिस एंड दैट। इसके अलावा अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई हो तो उसका सोल्यूशन जो है वो उसकी 4 ऑप्शन होंगी ना। तो ये नहीं है कि आप वहाँ पे सेपरेशन वेरिएबल या उसको सॉल्व करने बैठ जाओ, इतना टाइम हो गया नहीं आपके पास। जस्ट क्या करना है, आपने क्विकली जो है किसी ऑप्शन को देख के तो बस देख लेना है कि उसको सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है, मतलब पहले तो देख लेना है 5 सेकंड में, तो उसको जल्दी से देख लेना ऑप्शन। पहले प्रॉब्लम को देख लेना है क्या है, और उसके फिर ऑप्शन को देख लेना है। फिर जो ऑप्शन आपको लगती है कि इसके नजदीक है, फिर आपने जो है वो उसको देख लेना है कि वो सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती है। ठीक है, मतलब सोल्यूशन खुद नहीं ड्राइव करना, बस उसके सोल्यूशन को देखना है कि इक्वेशन आग लगी है ये छड़ा सा फाड़न दा। को। ओहो, ये बंद करो, इसको म्यूट करो ना। Who is she? अच्छा, इसके बाद जो है आपकी आ जाती है बाउंड्री कंडीशंस। कौन सी हैं, क्या क्या उनके नाम है, ये करवाया है ना मैंने आपको। जी मैम। अ, ये सारा आपने किया, फर्स्ट चैप्टर के अंदर आ रहा है। बाकी जो 7 के लोग हैं इवनिंग के, और एमएस इवनिंग के लोग हैं, वो लोग भी आप उसमें नोट शेयर कर लेना, या अपने बना के ना एमसीक्यूज आपस में शेयर कर लो इस तरह से। क्योंकि अब बुक जो है वो मैं तो नहीं रिकमेंड करती कि हर स्टूडेंट बुक परचेज करे, लेकिन ये है कि कुछ स्टूडेंट्स आपस में मिलके तो एमसीक्यूज बना कर तो शेयर कर लो जिनके पास बुक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो मतलब कंडीशंस के बारे में सारा पता होना चाहिए कि कंडीशन किस तरह की होती हैं। ये इनिशियल कंडीशन है, ये बाउंड्री कंडीशन है। अगर बाउंड्री कंडीशन है तो किस टाइप की है, डायरेक्टली है, न्यूमन है, रॉबिन है, या किस तरह की है। ठीक है, हो गया ना। अच्छा, इसके बाद फिर आपको जो है वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या है या बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या है। इसके बाद आपके अगर हम कुछ एलिमिनेट कर देते हैं कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है वो किस तरह की बनती है। ये एक्सप्रेशन भी देख लो अपनी बुक से सारे। इसके अलावा जो सोल्यूशन वाला पोर्शन है इसको भी देख लेना कि कौन कौन सी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या क्या आ रहा है। मतलब जो कुछ एटलीस्ट वो सोल्यूशन तो देख लो जो तुम्हारी बुक के ऊपर है। ठीक है,
मतलब जो सोल्यूशन आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है उनके सोल्यूशन को एक बार देख लो। जो सारी आपकी पीडीज आ रही है ना 1.113 टॉपिक है आपका, सही हो गया। क्योंकि कुछ वहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आप टाइम ना भी हो सोल्यूशन को सेटिस्फाई कैसे करना है वो भी टाइम अगर आपके पास कम होता है तो एटलीस्ट आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का तो पता होगा ना, क्योंकि वहाँ पे बुक खोलने का टाइम कोई नहीं होना, उन्होंने चीटिंग से को रोकने के लिए ही ये सारा काम किया। अच्छा तो ये जो सोल्यूशन वाला टॉपिक है इसको भी देख लेना। इसके बाद फिर क्लासिफिकेशन में आ जाता है, हाइपरबोलिक है, एलिप्टिक है, पैराबोलिक है। फिर इसके बाद आप लोगों ने जो है वो की हुई है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना, ठीक है। कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या होगी, तो एटलीस्ट बुक वाले तो कर लो, बाकी जो है वो अगर बाहर से आ गई हैं तो फिर तो आपको उसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ये एक लाइन का जो पार्शियल डेरिवेटिव फार्मूला होता है ना कैरेक्टरिस्टिक्स का, वो पता होना चाहिए आपको। और इसके बाद जो है चैप्टर 1 तक कंप्लीट हो गया। इसमें आपके सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं, तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के क्विकली देख लेना क्वेश्चंस जो है, सॉल्यूशंस देखना, मतलब बजाय इसके कि उनको सॉल्व करने बैठ जो वहाँ पर टाइम इतना होना नहीं है, सॉल्यूशंस को देख लेना कि वो आपकी जो गिवन पीडी है उसको सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती। तो एक एक ऑप्शन को अगर 10 सेकंड लगाना चाहिए आपको, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये प्रैक्टिस जो है ना ये कुछ तो क्वेश्चन बुक वाले कर लो। एमसीक्यू में सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कैसे कर सकते हाँ हैं? बस आ गया हुआ है छोटा सा क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सपोज दैट आ जाता है यू एक्स वाई इज इक्वल टू 0, तो उसका सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में सोल्यूशन अगर मैं लिखती हूँ तो सिंपल क्या करना है, छोटी सी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो उसका सोल्यूशन तो आप 10 सेकंड में देख ही सकते हो ना कि कौन कौन सा सोल्यूशन उसको जो है वो एक सोल्यूशन के लिए 10 सेकंड, अगले सोल्यूशन के लिए 10 सेकंड। अपने पास वो टाइमर रख लेना ना अपना, वैसे तो कैमरा उन्होंने ऑन किया होगा लेकिन टाइमर रख लेना ताकि वहां से आपको पता चले कि 1 मिनट इसका हो चुका है स्टार्ट और 1 मिनट बाद खत्म हो जाएगा, बजाय इसके कि गलत ऑप्शन को टिक कर दो। मैं ये भी नहीं चाहती कि आप किसी गलत ऑप्शन को जो है वो देखे बगैर पढ़े बगैर जो है वो टिक कर दो। अच्छा ये तो चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया आपका। इसमें जितने भी आप चीज़ें आनी थी वो मैंने बता दिया, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या होते हैं आपके, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, ये जो डेफिनेशन भी आ रही है ना ये भी सारी कर लो, क्योंकि 100 MCQs हमने बना के देने थे, उन्होंने आगे 60 आपको देने हैं। अब जौन सी मर्जी हो आपको 60 दे दें, उन्होंने तो शफल करके देने, हो सकता है सारी क्लास को एक ही 60 एक बार वही 60 दे दें, हो सकता है कि वो आपको 60 फर्स्ट 60 किसी को दें या मिक्सचर कर दें, या डिफरेंट भी आ सकते हैं, सारी क्लास को डिफरेंट भी आपकी जो है चारों क्लासों को आ सकते हैं। अच्छा ये तो होगी हमारा चैप्टर नंबर 1, और चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें से तो नहीं है हमारा सिलेबस। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 5 आ जाता है। 5 में जो आपके ऑप्शंस क्या क्या है, इसमें भी सेपरेशन वेरिएबल है, पर जस्ट आपके पास इसमें फिर थोड़ी सी उसकी जो है वो फिजिकल इंटरप्रिटेशन ही होगी हल्की फुल्की। मैम जी सुनने बोलो, बस बोलते जाओ, मुझे आवाज आ रही है, बस मेरी आवाज थोड़ा का सा आपकी। स्लो, थोड़ा सा स्लो बताएं, नोट भी करना साथ साथ, इसलिए अच्छा मेहरबानी। इसके बाद जो है वो आपका जो ये पोलर कोऑर्डिनेट्स वाला चैप्टर है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि प्लेन पोलर फॉर्म में आपकी जो इक्वेशंस है वो कौन कौन सी हैं। फॉर एग्जांपल लैप्लास इक्वेशन है, ये हीट इक्वेशन है, ये वेव इक्वेशन है। वो प्लेन 2 डायमेंशनल फॉर्म में क्या है प्लेन पोलर फॉर्म में, और वो सिलेंड्रिकल पोलर फॉर्म में क्या है ना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इनकी आइडेंटिफिकेशन भी आपको जो है वो होनी चाहिए। अच्छा उसके बाद जो है एक सेकंड मैसेज, हाँ और इसके अलावा मैंने सर इमरान से जो है ना सर इमरान के जो है ना मैंने कहा था कि उसी रेटिंग कुछ स्टूडेंट्स की नहीं हो रही, वो हेल्थ परफॉर्मा वाला, तो वो हेल्थ परफॉर्मा जो है वो सबने फिल कर दिया अपना। जी मैम। यस मैम। यस हो गया मैम। यस मैम। एमएससी आपका क्यूसी रेटिंग वाला भी हो गया और जो हेल्थ परफॉर्मा है वो वाला भी हो गया। जी मैम। मैम वो हेल्थ वाला जब ओपन किया तो लिखा आ रहा था कि आपका ऑलरेडी पहले ही मतलब अपडेट है। ऑलरेडी हमने किया हुआ है वो फिल। अच्छा अच्छा चलो फर्स्ट ठीक सेमेस्टर है। में किया था ना हम लोगों ने। चलो ठीक है सही है। तो इसका मतलब है कि मैं फिर आपके मार्क्स भी एंटर आज मैम कर ही दूँ। जो स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर से पहले छोड़ गए थे ना उनका आ रहा है हेल्थ हाँ परफॉर्मेंस। उनका ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे जो है हम पहुंच गए हैं, जैसे पोलर जो हमारा चैप्टर है पोलर कोऑर्डिनेट्स वाला और सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स वाला, वो मैंने बता दिया कि इक्वेशंस आप लोग देख लेना कि पोलर प्लेन पोलर फॉर्म में और सिलेंड्रिकल पोलर फॉर्म में जो है वो हमारी कौन सी इक्वेशन बनती है, लैप्लास हीट एंड वेव इक्वेशन। 2D और इसमें 3D आपके पास है, सही है। इसमें अगर कोई एक्सप्रेशन आपका बेसल्स के रिलेटेड आ रहा है तो वो भी कर लेना, बेसल या लेजेंडर से रिलेटेड आ रहा है।
इक्वेशन क्या है या उसके बेसिक फंक्शंस क्या हैं, हो गया। अच्छा, इसके बाद जो है आप लोग लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में जितने फॉर्मूला इसके हैं जिन पर लेप्लास अप्लाई किया हुआ है, वो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको पता होना चाहिए। ये लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपने फार्मूले पे अप्लाई करके तो क्या करनी है। इसके अलावा जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होती है तो उसकी जो ओडी है वो कैसी बनती है, ये इतना स्टेप भी आपको आना चाहिए। बात समझ लगी? मैडम जी नोट्स ही सेंड कर दें ये वाले। ये मेरे पास नहीं है, ये बुक है मेरे पास, तो बुक आप लोग आपस में शेयर कर लो। तो अब मैं तो आपको इतना ही कर सकती हूँ कि गाइड कर सकती हूँ कि ये तैयारी ऐसे कर लो। जी बाकी मैम नोट्स शेयर नहीं कर प्रोवाइड देंगे इसे। हाँ, इसको नोट शेयर कर देना, ये मुराद जल्दी परेशान हो जाता है। मैम कोई शॉर्ट नोट्स नहीं आपने मैडम बनाए जी हुए वो हमें कर दें अगर सेंड इवनिंग वालों को। नहीं, अब मैंने कोई हमने शॉर्ट तो नोट्स नहीं सारा बनाए हुए, मैंने बुक हमने से तो सारा सारा पेपर बहुत बनाया तैयार है। किया हुआ था। मैडम जी ये आपके साथ है ना बीएस मॉर्निंग वाले लोग, 7 वाले मॉर्निंग वाले लोग, और जो इवनिंग वाले मॉर्निंग वाले लोग हैं 3rd वाले, इनकी ड्यूटी लगाओ ना तुम लोगों को नोट शेयर करिए। इनको तो मैंने सारा डिटेल से पढ़ाया हुआ है। मैम अब एक रात एक दिन में मैम इतना सारा हम कैसे करने, पहले वो सारा किया हुआ था। ये जो आपने बताया ये हमने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ। ये एक रात एक दिन की बात नहीं है, तुम्हारे पेपर 15 से स्टार्ट हो रहे हैं, अभी बड़े दिन पड़े हुए हैं तुम्हारे। तैयारी कर लो, इतना इससे ज्यादा मैं क्या बता सकती हूँ। अब मैं तुम्हें पेपर तो शेयर नहीं कर सकती ना, तो मैं उसकी ऑप्शन को रटे लगा लो। अब 100 एमसीक्यूज मैंने कहीं से तो बनाने थे ना, उसके अंदर मैं जस्ट ये तो नहीं डाल सकती थी ना कि ऑर्डर एंड डिग्री क्या है, लीनियर है क्या नॉन लीनियर है। उसके अंदर मैंने जो हमारा पूरा टॉपिक है, हमारी पूरी आउटलाइन है, उसको मैंने कवर करना था। मैडम जी ये वाले लेक्चर की वीडियो लाजमी शेयर कर दियो। जी मैम जरूर। तो मेरा तवा लगाना कि मैडम ने हमें जो है ना पेपर सारा लीक कर दिया। नहीं नहीं मैडम जी जो ऐसी बात आउटलाइंस नहीं। है वो शेयर कर दें। आउटलाइन मेरे पास कहाँ से आ गई? अब इस टाइम में तुम लोगों को कुछ नहीं शेयर करना, ना नोट शेयर कर सकती हूँ ना आउटलाइन शेयर कर सकती हूँ। जो सारी आउटलाइन है ना वो तुम्हारी अपने लेना। मैम चैप्टर के सारे टॉपिक ही शेयर करने हैं, मैं शेयर कर दूंगा चैप्टर के टॉपिक। हाँ, पेपर ही दिखा दूँ। चैप्टर कौन कौन से हैं? चैप्टर 1 है, चैप्टर 5 है, चैप्टर 6 है, चैप्टर 7 है, चैप्टर 8 है एंड चैप्टर 9 है। जी मैम बस इतने से चैप्टर है मैम। हाँ, इतने से चैप्टर हैं बस, इनको देख लो ध्यान से एक दफा, इनके एमसीक्यूज बना लो। नेक्स्ट बता दें फिर आप नेक्स्ट क्या है। अच्छा, आपस में मैं सुनती हूँ बात बच्चे आपकी, आपस में जो है वो इसके एक ड्यूटी लगाओ ना कि किस किस स्टूडेंट ने एक ग्रुप बना लो कि किस किस ने जो है वो चैप्टर 1 के बनाने हैं, किस किस ने ज्यादा जो बने हैं वो चैप्टर 9 के बने हैं। चैप्टर 9 के तकरीबन 25 या 30 एमसीक्यूज मैंने बनाए हैं। ठीक है, तो चैप्टर 9 पे ज्यादा लोगों को लगा दो। उसके बाद दोबारा बोलो। अब मुझे चैप्टर वाइज जरा चलने दो, चैप्टर 9 चैप्टर वाइज मुझे चलने दो, फिर बीच में जो है ना वो मेरे मिस हो जाने जो मैंने कंसेप्ट रखे हुए हैं। अभी तो फ्रेश ही मैंने बनाया तो इसलिए मुझे याद है, वरना अगर कल परसों पूछोगे तो मुझे भूल जाएगा सारा कुछ। मैम चैप्टर 9 के 29 एमसीक्यूज बने हैं। एक बार आप गाइड कर दें जो हमारे हो गया हम कोशिश कर लेंगे, एक बार आप बता हाँ दें मैम। हाँ, चलो अब देखो जरा, मेरी जरा जानना खाओ। अब ये है कि बता दिया मैंने तुम लोग को लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। एक तो सारे फॉर्मूले उसको याद कर लो जो आप लोगों ने लेप्लास करने हैं। इसके अलावा कुछ जो चैप्टर्स है ना, कुछ चैप्टर जो कुछ फंक्शंस हैं, जैसे बीएसए में पढ़े थे आप लोगों ने जिन फंक्शंस के, जैसे कॉज या टी का लेप्लास क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा कॉन्वोल्यूशन जो है, लेप्लास इनवर्स जब आपने अप्लाई किया है तो देन आपका जो है वो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हो, देन उसका एक्सप्रेशन क्या होता है। या आपके पास लेप्लास इनवर्स कुछ फंक्शंस के आपको बेसिक्स फंक्शन के पता होने चाहिए। और इसके अलावा जो डेरिवेटिव्स के लेप्लासेस हैं वो मैंने बता दिया। इसके अलावा जब लेप्लास आपने किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करना है तो देन वो जो उसकी ओडी बननी है वो किस तरह की बननी है। सही, इतना इतना तो हल्का फुल्का कर लो ना। आप देखो ओडी जब बनानी है तो 1 मिनट में बन जाती है ओडी, जब आपने लेप्लास अगर आपको फॉर्मूला आता है। और इसके अलावा अगर आपकी बीएस ये 7 इवनिंग और एमएससी 3rd इवनिंग अगर आपकी नोटेशन डिफरेंट है ना, तो मैंने कोशिश ये की है कि जहाँ पे मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन और यहाँ पे मैंने लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन पे अप्लाई की हुई है ना, तो जो इस बुक वाले नोटेशन दी हुई है मैंने उसी को साथ लिखा हुआ है। आप लोगों ने, मुझे पता है आप लोगों को डॉक्टर साहब ने ना वो जब फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो उसको जो एक्स को ट्रांसफॉर्म किया हुआ है के के अंदर, लेकिन जो ये बुक है उसने एक्स को ट्रांसफॉर्म किया हुआ है ओमेगा के अंदर। जी ठीक मैम। है, तो इसलिए फिर मैंने ना वो नोटेशंस जो है वो साथ में, शुरू में जो कुछ एमसीक्यूज हैं उनको तो मैंने साथ में दे दिया हुआ है कि फोरियर ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू एफ बार ओमेगा टी होता है। तो ये नोटेशन मैंने साथ दी हुई है। अगर मैंने किसी के साथ नहीं दी हुई ना तो आप लोग जो ये बुक है ना इसकी देख लेना कि क्या क्या बनती है। वैसे मैं बता रही हूँ, जैसे लेप्लास लेते हैं एफ ऑफ एक्स टी का तो वो बन जाता है एफ बार एक्स एस।
जब लैप्लास अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये नोटेशन भी थोड़ी सी मैंने स्टार्ट में जो है वो दी हुई है, अगर नहीं दी हुई तो फिर भी ये भी देख लेना। इसके अलावा जैसा टाइप किया होता है बुक के अंदर या किसी पेज के ऊपर हमने मैथमेटिकली कोई लिखी होती हैं, वो एग्जैक्टली आपको वहाँ पे ऐसे नज़र नहीं आएंगी। वहाँ पे जो वो आपका जो सब इंडेक्स है ना, वो आपको अंडरस्कोर के तौर पर नज़र आएगा, और जो पावर है ना वो आपको उल्टे वी की फॉर्म में नज़र आएगी। ठीक है, थोड़ा सा मतलब चेंज होगा, ये एक्सेंट भी आपका चेंज होगा। और इसके अलावा जब इंटेग्रल लिया हुआ है, सुन लो ये बातें नोट करते जाओ प्लीज, मैंने बाद में रिपीट करना है, ये मुझे भूल जानी सारी बातें। जी मैम। जो आप लोगों ने इंटेग्रल की लिमिट ली होती है उसमें उसने अंडरस्कोर डाल के और एक पावर को पहले लिखा होता है, इसका मतलब है जो पहले पावर लिखी होती है वो लोअर लिमिट होती है, और फिर जो अगली वाली लिखी होती है नोटेशन वो उसकी अपर लिमिट होती है। ठीक है, तो उसने क्या किया होता है अंडरस्कोर, और एक फॉर एग्जांपल अगर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटेग्रल की लिमिट है तो वो क्या डालता है उसको अंडरस्कोर, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी लिखा होगा, फिर पावर में लिखा होगा इन्फिनिटी। तो पावर से मुराद मतलब दूसरी से मुराद क्या है कि वो एक्चुअली आपकी वो अपर लिमिट है। इसी तरह से स्प्लिटिंग भी ऐसे ही होगा। मुझे पहले बोलने दो, सारा मुझे बोलने दो पहले, मुझे चीज़ें भूल जानी है। और इसके अलावा जो नोटेशंस हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, वो जो पार्शियल डेरिवेटिव्स आपका आता है ना फ्रैक्शन की फॉर्म में, एक हॉरिजॉन्टल सी लाइन नजर आती है ना, जैसे पार्शियल एक्स बाय पार्शियल टी, तो पार्शियल एक्स और बटा पार्शियल टी के दरमियान में एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, लेकिन वहाँ पे वो जो लाइन है वो आपको ओब्लीक की फॉर्म में नजर आएगी, मतलब तिरछी सी लाइन जो होती है ओब्लीक जिसको बोलते हैं। सही है, तो एक्सप्रेशन इस तरह के आपके मैथमेटिकल होंगे, क्योंकि वो टाइपिंग में मसला हो रहा था, ये बहुत ज़्यादा इनकी एक्सप्रेशन का, तो सारे मैंने वर्ड के ऊपर टाइप करके तो वहाँ पे पेस्ट किए हैं। तो आपने नोटेशंस को माइंड में रखना है। आप लोगों ने जो है जो पावर्स हैं उनको उसने उल्टा वी और इंडेक्सेस को अंडरस्कोर में लिया है, और बाकी और क्या आ सकता है हमारे नोटेशंस के अंदर, सिंबल्स मैंने वो ले लिया, मैं थीटा वगैरह तो वही लिया हुआ। ठीक है, और बाकी इंशाल्लाह आपको अगर रीड आउट करना हो तो मसला नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का मैंने बता दिया, और इसके बाद आप लोगों ने चले जाना है चैप्टर 8 के ऊपर। चैप्टर 8 के भी जितने फंक्शंस के उसने लिए हुए हैं ना, फोरियर इंटीग्रल्स लिए हुए हैं, और जैसे फॉर एग्जांपल एक्स का है, एक्स मॉड का है, या आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का है फोरियर इंटीग्रल, वो आपको बताना चाहिए कि इसका आंसर क्या है, या अगर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाती है तो उसका आंसर क्या है। इसके अलावा वो जो हमारे जितने भी इसमें थ्योरम्स आ रहे हैं चैप्टर 8 के अंदर जो आप लोगों ने किए थे, जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 स्पेशल इंटीग्रल्स हैं, इनकी जो स्टेटमेंट है ये आप लोग याद कर लो, जितने भी थ्योरम्स हैं उनकी स्टेटमेंट्स आप लोग जो है वो उनको याद एटलीस्ट मेमोराइज तो कर लो आप। मतलब मैं यहाँ पे ये तो मुझे कहना नहीं चाहिए था रट्टा लगा लो, लेकिन क्योंकि जो पेपर का पैटर्न है उसके मुताबिक तो मुझे यही कहना चाहिए, प्लीज डू रिमेंबर। सही हो गया। अच्छा, अब ये हो गया चैप्टर 8 मैंने बता दिया, चैप्टर 7 मैंने डिटेल से बता दिया, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का बता दिया, फिर मैंने चैप्टर 8 के बारे में बता दिया कि जितने भी फोरियर इंटीग्रल्स हैं वो पता होना चाहिए, थ्योरम की स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, और इसके अलावा कम्प्लेक्स फॉर्म इसकी क्या है, इसके अलावा कुछ जो फंक्शंस हैं उन पे अगर आपने फोरियर इंटीग्रल अप्लाई किया हुआ है तो उसका आंसर किसके बराबर आता है, मतलब रफ सा ये 1 मिनट में होने वाले क्वेश्चंस है। फॉर एग्जांपल एग्जांपल 4 है या एग्जांपल 5 है, 5 इसका रिजल्ट देख लेना क्या बनता है। इसके अलावा आपके जो थ्योरम्स मैंने आपको रेफरेंस किए थे ना एग्जांपल 6 के, जिनका मैंने यूज़ किया था फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, 542 पेज और 543 पेज, इसके ऊपर हम लोगों ने जो 2 फार्मूला थे उनको मैंने रेफ़र किया था जब मैंने लास्ट लेक्चर लिया था आप लोगों का, तो ये फार्मूला दोनों देख लेना है। इसके अलावा ये जो फोरियर साइन इंटीग्रल क्या होता है, फोरियर इंटीग्रल में आपका आता है, और कोसाइन क्या आता है। ठीक है, अगर इवन फंक्शन है देन क्या होगा, ऑड फंक्शन है देन क्या होगा, ये एक्सप्रेशन भी देख लो। फिर ये 544 545 पेज के ऊपर जितने भी एक्सप्रेशन आपके बन रहे हैं, फार्मूला जो बन रहे हैं ना इंटीग्रल के साथ जो उसका आंसर आ रहा है एग्जाम्पल्स में। ठीक है, जितने एग्जांपल्स हैं उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, मतलब फॉर एग्जांपल मुझे, अब मैं ये तो नहीं कहती कि मैंने ये दिया है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर है f of x इक्वल टू e की पावर माइनस ax, तो देन उसका जो फोरियर इंटीग्रल जो है वो क्या बनता है, उससे जो हैंस उसने शो किया हुआ है तो इसके बराबर आपने इसकी वैल्यू शो करवानी है। इसके बाद आपकी 2 स्पेशल इंटीग्रल्स उनकी भी देख लेना स्टेटमेंट्स क्या क्या हैं, पता होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल ये उसने लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के दरमियान में दी हुई है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर 0 से इन्फिनिटी लिमिट दी हुई हो तो देन वो क्या बनेगा। सही है, ये तो था 8 चैप्टर आपका। हाँ, किसने बोलना है कुछ? अच्छा, आगे है चैप्टर 9, सुन लो जरा ध्यान से, इसमें मैक्सिमम मैंने जो है बहुत बड़ा चैप्टर था ये, हमें तो वैसे चूँकि टाइम ही नहीं मिला इसको इतना डिटेल से करने का, लेकिन जो है ये मैंने MCQ डेटा बना दिया। अब MCQ किस तरह के हैं,
आपको फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का तो पता है क्या है, ठीक है। इसकी इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूले का भी पता है, सही हो गया। अगर आप फंक्शन इवन है, थ्योरम जैसे 9.1 है, अगर फंक्शन इवन है देन हमारे एक्सप्रेशन क्या होंगे, ऑड है, मतलब थ्योरम 9.1, थ्योरम 9.2। फिर हमारे पास जो है इसकी एग्जांपल्स की स्टेटमेंट देख लेना और उनके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, मतलब अब आप वहाँ पे आपने तो पूरा सोल्यूशन तो नहीं निकालना ना, तो इतना काम तो कर लो ना, ये 2 दिन के अंदर अपना जो रटे वटे लगाने वो लगा लो। चीटिंग का टाइम तो मिलना नहीं तुम्हें वहाँ पे, ठीक है बुक खोलने का टाइम तो मिलना नहीं है। इसलिए जितनी भी एग्जांपल्स हैं और जो उनके सॉल्यूशंस आ रहे हैं ना, वो भी तुम लोग जो है वो अपने इनको एमसीक्यूज बना लो। अब बस मैं डिवाइड कर लो, मैं ये हरगिज नहीं कह रही हूँ कि एक एक स्टूडेंट बनाए। अब जैसे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर बड़ा है ना, तो उसको जो है वो 2-3 ग्रुप बना लो अपने, कुछ मॉर्निंग में बना लो, कुछ इवनिंग में बना लो, और ग्रुप बनाकर तो आपस में इसके जो एमसीक्यूज है वो शेयर कर लेना। अच्छा, तो जितनी एग्जांपल्स हैं उनके स्टेटमेंट्स, उनके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो सारे आपको पता होना चाहिए कि उनका जो आंसर आया है वो किसके इक्वल आया। जैसे फॉर एग्जांपल 3 है 606 पेज के ऊपर, ठीक है। तो नोटेशन हल्की फुल्की चेंज हो सकती है ना, वहाँ पे कोएफिशिएंट चेंज हो सकता है, या 1 हो सकता है, या ए बी वगैरह चेंज हो सकते हैं, या इस तरह से आपको एग्जांपल 4 है, आपको इनके रिजल्ट पता होने चाहिए कि इसका आंसर किसके इक्वल आ रहा है, सही हो गया। और इसके बाद जो है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये तो मैंने तभी कह दिया था ना कि इनके आप लोग जो थ्योरम कर रहे हो इनकी स्टेटमेंट साथ में इनको आपको पता होना चाहिए कि रिजल्ट अगर फोरियर अप्लाई करते हैं हम किसी डेरिवेटिव के ऊपर तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, बताया था ना मैंने तुम लोगों को, साथ साथ हमने करवा लिया था। अरे 9.4 थ्योरम की बात करें। इसके बाद हमारा थ्योरम जितने भी हैं, अब मैं बार बार हर किसी का नाम लेकर तो नहीं बता सकती, जितने भी थ्योरम्स आपके हैं 1 to all थ्योरम आपके ऑब्जेक्टिव्स में आएगा, सही है। ये शिफ्टिंग थ्योरम, ये स्केलिंग प्रॉपर्टी, ये सिमेट्री प्रॉपर्टी, जितने भी आपके थ्योरम्स हैं, रिवर्सल प्रॉपर्टी, आपके मॉड्यूलेशन थ्योरम, आपकी जो ये जो लास्ट लेक्चर मैंने लिया था, आयशा और राबिया तो उसमें बोल रही थी, मुझे बाकी नहीं पता कि बाकी लोग क्लास अटेंड करके सो गए थे कि नहीं सो गए थे, उन्होंने इसकी नहीं ली थी। जो एग्जाम्पल 6 हमने की थी इसमें मैंने आपको कुछ फॉर्मूला नोट करवाए थे, ठीक है। इसके अलावा जो आपका ये है डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रांसपोज, ये थ्योरम आपका हो गया। जितने भी थ्योरम्स आपके आ रहे हैं 1 to all थ्योरम्स एंड एग्जांपल ऑफ आउट चैप्टर 9, जितने भी इसकी आ रही हैं, जो इसके इनवर्स के उसने फार्मूला आपको नोट करवाए हुए हैं, वो भी आपको फोरियर इनवर्स भी आने चाहिए कि फोरियर इनवर्स किसके इक्वल होते हैं, सही हो गया। और इसके अलावा जो इसके अंदर जब हम जैसे ये हम लोगों ने कन्वोल्यूशन किया था, जो आपकी कन्वोल्यूशन इन एक्स वेरिएबल था थ्योरम, कन्वोल्यूशन इन ओमेगा वेरिएबल थ्योरम था, जस्ट इसकी स्टेटमेंट। अब इसमें रोने पीटने की बात ही नहीं है कि हमने ये सोल्यूशन नहीं किए हुए, ये तुम एटलीस्ट इनका एमसीक्यू को रट्टा तो लगा सकते हो ना। सपोज करो कि तुम्हारा सीएसएस का एग्जाम है जिसमें तुम लोगों ने जस्ट एमसीक्यू को टिक करना है, उतना तो कर लो ना काम, ठीक हो गया। ये नहीं बंदे जानते कि मैंने बता दी सारा कुछ, मैंने सोचा था पहले कुछ ना बताऊँ, लेकिन अब मैंने कहा कि चलो स्टूडेंट्स जो हैं वो इवनिंग वालों को साथ में पेपर है तो चलो इनको जो है वो अगर उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ तो कर लें। और थैंक अपनी यू क्लास मैम। को तो मैंने बताया हुआ है तुम लोगों को, तो अपनी क्लास को तो मैंने पहले बताया था कि जितने भी सारे थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स हैं वो सारे आपके एमसीक्यू के तौर पे आने। अब जितने भी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के जो चैप्टर 9 के थ्योरम्स हैं, जितनी भी एग्जांपल्स हैं, जितनी इसके अंदर कोई डेफिनेशन वगैरह आ रही है, वो सारी की सारी जो है वो आपके एमसीक्यू के तौर पर कर लो। तो इसकी जो चैप्टर 9 है वो ज़्यादा बड़ा है, बाकी भी ठीक है शामिल है, लेकिन जो आपका चैप्टर 9 है इसका जो है वो बना लो एमसीक्यू, सारे सारे थ्योरम के स्टेटमेंट जो है ना जितनी लिखी हुई उनके जो है वो बना लो एमसीक्यू। इसके अलावा लास्ट बात चैप्टर 9 के बारे में, ये जो उसने थ्योरम्स दिए हुए हैं ना आप लोगों को, उसने 1 वेरिएबल में दिए हुए हैं ना, एक्स वेरिएबल में दिया हुआ है, क्योंकि एक्स ही ट्रांसफॉर्म होता है ओमेगा में, तो आपको ये 2 वेरिएबल के साथ एक्स एंड टी के साथ पता होना चाहिए जो सारे एक्सप्रेशन। टी तो चेंज नहीं होगा ना, तो अगर एफ बार ओमेगा टी में ओमेगा था तो वो ओमेगा टी हो जाएगा। इसके अलावा जो लास्ट इसमें बात है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में, जैसे मैंने कहा था ना कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी और उसके ऊपर आपका फोरियर अप्लाई करके तो जो ओडी उसकी बनेगी तो वो ओडी कौन सी वाली बनेगी, इस तरह का मैंने क्वेश्चन भी शामिल किया है, ठीक है। ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है ये इजी होगा एज कम्पेयर टू लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों इजी होगा, अब वैसे तुम ही बताओ जरा मुझे। मैम जी स्टेटमेंट वगैरह ही करनी है बस। नहीं, एनी स्टूडेंट फ्रॉम एमएससी मॉर्निंग मुझे बताओ जो जिस पार्शियल डिफरेंशियल इनिशियल कंडीशन शाबाश लगानी पड़ती थी। शाबाश शाबाश। अब जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको पता है, जिसने नहीं पढ़ा उसको पता नहीं है। नहीं मैम, अब जिन्हें ये पढ़ाया ही नहीं गया वो क्या करें? तुम इवनिंग वाले लोगों ने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया हुआ? किया हुआ है। मैम, ये तो किया है, अब इसी लिहाज से तो इतनी डिटेल से नहीं किया हम सिंबल सारे डिफरेंट होंगे, ये अब पता नहीं हम कैसे करेंगे। सिंबल आप क्यों डिफरेंट होंगे सारे सिंबल, बता के तो हटी मैम हूँ। जब हमें ये सिंबल की प्रॉब्लम आनी है इसका पता ही नहीं चलना हमें तो। मैम आप स्क्रीन शेयरिंग करके नोटेशन इनको बता देना सभी को,
सीरियस और इजीली मैनेज कर लें। ये देखो ना जरा, मैं करती हूँ, मैं स्क्रीन शेयरिंग करती हूँ, मैं चैप्टर जो है ना चैप्टर 9 को ओपन करूँ, फिर मैं बताती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल अगर इस तरह से है ना आपका ये चैप्टर 9 ही निकाल लेती हूँ, चैप्टर 9 इसको ओपन किया और अब मैं स्क्रीन शेयरिंग करके आपको दिखाऊं कि ये जो सिंबल्स हैं ये आपको किस तरह के वहाँ पर नजर आएंगे। ठीक हो गया। अच्छा अब ये देखो, अब फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन पे फॉर एग्जांपल अगर ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, तो जब फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन उसने अप्लाई की हुई है एग्जांपल के ऊपर, तो जब फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो भला क्या होता है, हमने किसी वेरिएबल की यहाँ से लेनी है ना, तो अब जिसकी लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगी उसके ऊपर उस वेरिएबल के लिहाज से हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होता है। इस बात का तो पता है ना तुम लोगों को, इसका भी नहीं पता? जी मैम पता। पता है। तो अब ये देखो यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन किस वेरिएबल के लिहाज से अप्लाई होगी एग्जांपल 20 के अंदर, विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगी। इसका मतलब है वाई चेंज नहीं होगा। वाई क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि वाई जो है उसकी लिमिट 0 से वाई तक है, 0 से ए तक है। अच्छा सबसे पहला काम क्या करना है, आपने इस एक्सप्रेशन के दोनों साइड पर फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है। जब फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे तो ये चूंकि आपका सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव पे जब अप्लाई करते हो तो वो क्या हो जाता है आपका आयोटा ओमेगा स्क्वायर और साथ में उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाता है। तो जस्ट इसने क्या नोटेशन यूज की हुई है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन जब अप्लाई किया हुआ है तो उस एक्सप्रेशन के ऊपर बार आ जाता है और जो एक्स है वो मेगा में कन्वर्ट हो जाता है और जो दूसरा वेरिएबल वैज इट इज रहता है। ठीक है, जब उसने अप्लाई किया तो अब मैं इस मीटिंग को दोबारा स्टार्ट करूंगा अगर ये खत्म हो गई। अच्छा अब क्या हो जाएगा आपका जो ये पार्शियल डेरिवेटिव वाई के लिहाज वाला है, मैं इसके साथ कर्सर भी ऑन ले लूँ। अब ये जो पार्शियल डेरिवेटिव आपका वाई के लिहाज वाला है ये वाला, ये क्या हो जाएगा, ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और जो यू है वो यू बार ओमेगा वाई में आ जाएगा। इतना भी नहीं पढ़ा हुआ तुम लोगों ने? जी मैम पढ़ा हुआ है। तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है? इतना का एक्सप्रेशन तुम लोगों को आएगा, जैसे ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस पर अगर फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की जाए तो आपकी ओडी कौन सी बनेगी? इतना का आपका क्वेश्चन है, जी मैम। समझ लगी? अब ये देखो ये तो एक्स एंड वाई की फॉर्म में था ना, पीछे देखो जरा ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसमें टी आपका वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो किस वेरिएबल की लिमिट जो है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है? एक्स की है ना। ठीक है, तो हमारा वैसे भी हमारा एक्स के लिए हासिल होना था क्योंकि स्पेशल वेरिएबल एक ही है और हमारा एक्स वेरिएबल पे भी अप्लाई होना था। जब ये अप्लाई होगा फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन तो ये जो टी वाला डेरिवेटिव है ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, डी बाई डी टी, यू जो है वो यू बार में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स आपका ओमेगा में कन्वर्ट हो जाएगा और टी एज इट इज रहेगा और इसके ऊपर अब आपका जो है फॉर्मूला लग जाएगा। तो जब आप अप्लाई करोगे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पार्शियल टू यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर तो वो कैसे आ जाएगा? आयोटा ओमेगा का होल स्क्वायर, ऐसे ही है ना, आयोटा ओमेगा का होल स्क्वायर और उसका जो है वो यू उसके ऊपर बार आ जाएगा और जो एक्स है वो ओमेगा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर 9 के नोट्स हैं, ये इनके पास जो हैं ये तुम लोग इनको शेयर कर देना। ये थ्योरम ये वाले हैं, कहाँ गए ये थ्योरम, ये वाले देखो जरा। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स लिया तो वो कैसे आ गया आपका आयोटा ओमेगा की पावर 1 और फंक्शन जिस फंक्शन के ऊपर अप्लाई हुआ है उसके ऊपर बार आ गया और x जो है वो आपका ओमेगा में कन्वर्ट हो गया और t जो है एज इट इज का। एक्चुअली ये जो f है दिस इज फंक्शन ऑफ x एंड t, तो अगर उसमें सिंपल f लिखा हुआ है इट मींस कि दिस इज फंक्शन ऑफ x एंड t, तो इसलिए वो मेंशन नहीं किया, लेकिन जहाँ पे f बार आ गया है तो ओमेगा एंड t होगा। ठीक है, ये तो था आपका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर मेरा ख्याल मेरे पास है नहीं है क्योंकि इन्होंने आपस में शेयर किया था, मैंने तो बुक से करवाया था, वो भी देख लेना आप लोग ना। अच्छा अब ये जो आपके थ्योरम्स की स्टेटमेंट है इतनी तो तुम लोग याद कर सकते हो ना, मैंने कोशिश की है कि किया हुआ है, तो फिर इसमें इतना ज्यादा परेशान होने की कौन सी जरूरत है? ये देखो ओमेगा की जगह के लिया। हाँ के किया हुआ है, मैंने डॉक्टर साहब के नोट्स देखे थे, उन्होंने मुझे कुछ एमसीक्यू शेयर किए थे, उन्होंने के लिया हुआ है। जी मैम बाकी तो सेम है। बाकी तो सारा कुछ सेम है, तुम लोगों ने सारा किया हुआ है काम। ये जो ये थ्योरम की स्टेटमेंट है तो ये थ्योरम की स्टेटमेंट इतनी बस कर लो, नोट्स बना लो इसको और इनको जो है वो माइंड में रख लो। जो फोरियर के उनको लहदा से बना लो, तैयारी पेपर की करनी पड़ेगी, ये तो नहीं है कि आपको फ्री खाते में नंबर मिल जाएंगे। ये सारे थ्योरम की स्टेटमेंट जो हैं ठीक है। बाकी तो जनरल सी है ना, मैंने बता दिया कि सोल्यूशन क्या होंगे उनके और उनके जो है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फॉर्मुलेट करना है, इतना ये तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है इवनिंग की क्लास। जी मैम किया हुआ है। हाँ कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ हो तो आप लोगों ने कैसे उसकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होती है, उसका क्या तरीका होता है? उसको जस्ट हमने देखना होता है उसके अंदर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन्वॉल्व हैं और उसको उतने ही हमने ऑर्डर तक जो है डिफरेंशिएट कर लेना होता है। और अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर एग्जांपल जितना उसका ऑर्डर होता है उतने उसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होने चाहिए।
वो आपका इसके बराबर आया है, थोड़ा सा इसको देख लेना। मैं नहीं कह रही, लेकिन एटलीस्ट कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, फोरियर इनवर्स अप्लाई करते हैं किसी फंक्शन के ऊपर, तो उसका जो है इसी यहाँ पे उसने फोरियर इनवर्स का फॉर्मूला दिया हुआ है ये वाला, फोरियर इनवर्स ऑफ e की पावर माइनस ए ओमेगा मॉड, तो ये किसके बराबर है, a बाय पाई। अगर फॉर एग्जांपल मैंने ऑप्शन दी हो, सपोज दैट ऑप्शन दी है इसकी, तो इसके ऑप्शन में क्या दे सकती हूँ, पाई ओवर ए या a बाय पाई तो यही वाला ही ना, पाई बाय a, या इसके ऊपर मैं स्क्वायर रूट कर दूं, या मैं ऊपर वाले के ऊपर स्क्वायर रूट कर दूं, नीचे वाले को एज इट इज रहने दूं, या मैं यहाँ पे x की जगह पे मैं ओमेगा लिख दूं। वो तुम लोगों ने कॉमन सेंस यूज करनी है कि जब आपने फोरियर इनवर्स अप्लाई किया है ओमेगा को, तो ओमेगा किस में ट्रांसफॉर्म होगा, x में। ठीक है ना, तो ये आपके इन्वर्सेस वाले भी एक्सप्रेशंस हैं इसने दिए हुए, इनको भी देख लिया इसमें चार बंद क्यों होगी वाईफाई? नहीं चली। टेंशन नहीं लो,